नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी हिंदी साहित्य की बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स सिकंदरा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप परिचित हैं, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। इस आधुनिक काल में जैसा कि हमने अध्ययन किया है पूर्व में कि हिंदी साहित्य को मोटे तौर पर हम 3 भागों में या 4 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटने पर भक्तिकाल और रीतिकाल को मिलाकर के मध्यकाल कहा जाता है, और ऐसा नहीं करने पर, ऐसा नहीं बांटने पर उसे हम कहते हैं भक्तिकाल और रीतिकाल। आदिकाल 1050 से 1375 संवत तक, और भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 संवत तक, और 1900 संवत से लगा करके अभी तक का जो काल है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। इसी सन में बात करें तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावाद 1918 के आसपास से 1936 तक, और प्रगतिवाद 1936 से लगा करके 1943 ईस्वी तक। उसके बाद प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता पर बात चलती है। हमने अब तक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, इन तीनों युगों के बारे में, इस युग के नामकरण के बारे में, जैसे कि हमने पता था कि भारतेंदु युग जो नामकरण पड़ा, वो नामकरण उस समय के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आता है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक बन करके और पूरे भारतीय हिंदी साहित्य जगत में एक नवीन क्रांति का समावेश किया। इन्होंने शुद्धिकरण अभियान चलाया, जहाँ पर हिंदी की जो अशुद्धियाँ या जो हिंदी में ढीलापन था उसको दूर करके उन्होंने हिंदी को सजग बनाया। कवियों को प्रेरित किया कि वे अब न करें कविताएं इस प्रकार की जिसमें केवल श्रृंगारिकता की भावना हो या ब्रज भाषा में काव्य लिखा गया हो। ऐसा काव्य न लिख करके उन कवियों को प्रेरित किया कि वो कवि पूरे मनोयोग से हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए खड़ी बोली हिंदी में काव्य लिखे, और उनके सद प्रयासों से जो खड़ी बोली हिंदी गद्य की भाषा तो बन चुकी थी भारतेंदु युग में, लेकिन पद्य की भाषा नहीं बन पाई थी, वो यहाँ आकर के पद्य की भाषा भी बन जाती है। उसके बाद छायावाद युग ने तो जैसे खड़ी बोली हिंदी की जो लोचशीलता है, जो उसकी मिठास है, जो उसमें वर्णन गांभीर्य का जो जितना बन सकता है काव्य के क्षेत्र में, अर्थ गांभीर्य, वर्णन गांभीर्य, चिंतन गांभीर्य, इन सब की ऊपरी सीमाओं को, उच्चतम सीमाओं को छूने का पूरा प्रयास हिंदी साहित्य के उस कालखंड में हमें छायावाद के रूप में मिलता है। फिर हम बात करेंगे प्रगतिवाद की बात करेंगे तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद वास्तव में छायावाद की प्रतिक्रिया है। छायावाद जहाँ कल्पना पर बल देता था, वहीं प्रगतिवाद यथार्थ का चित्रण करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, सामाजिक क्षेत्र में वह समाजवाद कहलाता है, दर्शन के क्षेत्र में वही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, और साहित्य के क्षेत्र में उसी को हम प्रगतिवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की स्थापना के लिए हिंसा के साधनों का समर्थन किया।
प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य भी शोषितों को शोषकों के विरुद्ध भड़काना है। साम्यवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु मजदूर है। पूंजीपति धन कमाने के लिए ठेकेदारी प्रथा आरंभ करता है जिसमें मजदूर का शोषण होता है। कला के प्रति प्रगतिवादी लेखक का दृष्टिकोण पूर्णतः समाजवादी है। प्रगतिवादियों के अनुसार कला ऐसी है जो सबकी समझ में आ सके और सबको शुभ प्रेरणा प्रदान कर सके। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ। हिंदी में 1936 ईस्वी छायावाद के उत्कर्ष का समय था। छायावादी कवि अतिशय कल्पना में उड़ने लगे थे। सामान्य जीवन से अब हिंदी का जो साहित्य था वो कटने लगा, रूमानी कल्पनाएं होने लगी। काल्पनिकता में का समावेश हो जाने से कविता सामान्य जनजीवन से धीरे धीरे कट ऑफ होने लगी, कटने लगी। यही कारण है कि उनकी कविता से आम आदमी का मोह भंग होने लगा। चिड़िया चाहे कितनी ही उड़े आकाश, मगर दाना है धरती के पास। सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। यहीं से हिंदी में प्रगतिवादी कविता का आरंभ हुआ। छायावादी युग में अनेक कवियों ने भी प्रगतिवाद को अपनाया। पंत, निराला, दिनकर, नवीन आदि ने प्रगतिवादी रचनाएं लिखना आरंभ कर दिया। प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि की बात हम कर लेते हैं। प्रगतिवाद एकदम कोई नई चीज आके एकदम खड़ी हो गई हो, ऐसा नहीं है। 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन एम फर्स्टर के सभापतित्व में हुआ, जिसे प्रगतिवाद की दिशा में प्रथम कदम माना जा सकता है। भारत में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। मुंशी प्रेमचंद के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और श्रीपाद अमृत डांगे जैसे साहित्यकार भी प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। 1937 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान के भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख ने भारत में प्रगतिवाद के आधार को मजबूत कर दिया। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन कौन से थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनेक कविताएं गरम पकौड़ी, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, मास्को डायलॉग, तोड़ती पत्थर आदि में प्रगतिवाद की झलक मिलती है, लेकिन व्यवस्थित रूप से प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा का नाम लिया जा सकता है। मैं आपको इस प्रगतिवाद के जो मायने अभी मैंने आपको नोट्स के रूप में समझाए हैं, उसके अलावा एक विशेष बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे हिंदी साहित्य में दो शब्द मिलते हैं, प्रगतिवाद और प्रगतिशील। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हमें भ्रांति हो जाती है कि ये दोनों ही शब्द एक ही प्रकार के शब्द हैं या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। प्रगतिशीलता किसी भी युग में किसी भी युग में प्रगतिशीलता उस युग की विशेष पहचान हो सकती है। किसी भी कालखंड में उस कालखंड से आगे बढ़ते हुए या प्रगति की बात करने वाले विचार जब भी होंगे तब उसे हम प्रगतिशीलता कहेंगे। यह प्रगतिशीलता आदिकाल में भी हो सकती है, पौराणिक काल में भी हो सकती है। जैसे कोई बहुत आगे बढ़ कर के वैज्ञानिक की बात करे तो उसमें भी हो सकती है। तो प्रगतिशीलता किसी भी कालखंड में होना संभव है। उस युग के जो चिर परिचित मानदंड हों, उस युग को जीने, उस युग में जीवन जीने के जो स्थापित तरीके हों, उन स्थापित तौर तरीकों से, रूढ़िवादिताओं से आगे बढ़कर जो बात करेगा
वह कहलाएगा प्रगतिशील। और अब हम बात करेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिशीलता के ठीक उलट प्रगतिवाद एक घेरे में जकड़ा हुआ शब्द है। जब हम प्रगतिवाद कहते हैं तो सीधा उसका तात्पर्य निकलता है 1936 के बाद भारत के हिंदी साहित्य में जो भी प्रगति हमारे भारत में हुई, उसमें एक मार्क्सवादी विचारधारा का जो पुट हमारी हिंदी कविता में आया, उस मार्क्सवादी विचारधारा की पुट लिए हुए कविताएं जो समाज के जो निरीह वर्ग है, समाज का जो दमित वर्ग है, उसे उठाने की जब बात करता है तो उस समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग को ऊपर उठाने की बात करने वाला जो कवियों का वर्ग है, उस कवियों के वर्ग को हमने विशेष तौर से उसे ही प्रगतिवादी कवि कहा है। स्पष्ट है कि जहाँ प्रगतिशीलता किसी भी युग में संभव है, किसी भी युग में हो सकती है, और अपने वर्तमान युग से आगे बढ़ कर के जब किसी भी व्यक्ति के विचार होते हैं तो उस व्यक्ति के विचारों को प्रगतिशील विचार कहा जाता है। इसके उलट जब हिंदी साहित्य की बात चलती है और छायावाद के बाद एक ऐसे काव्य का हमारे हिंदी साहित्य में आगमन होता है जिसमें समाज के मैले कुचले वर्ग, दबे कुचले वर्ग की उत्थान की बात होती है, शोषक के प्रति रोष की बात होती है। कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स के विचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति जब हिंदी में होती है, मोटे मोटे तौर पर तो स्थिति ये हो गई थी कि कई बार तो सीधे सीधे लोग कह देते थे, ऐसा वैसा दुर्ग नहीं, यह मजलूमों का प्यारा है। यह इस युग के संघर्षों का सबसे प्रबल प्रतीक है। लाल फौज ने लाल रूस में आज बनाई लीक है। सीधे सीधे मार्क्स का रूस का गुणगान। या श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो जाड़े की रातें बिताने वाले उन बच्चों को और उस माँ की छाती से चिपक करके ठिठुरने वाले बच्चों की जो पीड़ा है, उन सब पीड़ाओं को आत्मसात कराता हुआ यह जो काव्य था उसके बारे में कहा जाता है प्रगतिवादी काव्य। तो स्पष्ट है कि प्रगतिवादी काव्य एक निश्चित काव्य धारा है और प्रगतिशीलता किसी भी काव्य में आ सकने वाला लक्षण है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। और किंतु आज हमने जाना कि उनके क्या क्या नाम हैं और प्रगतिवाद हमारे भारत में कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में हमने बात की। हम अगले वीडियो में प्रगतिवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।